हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज हम पढ़ रहे थे। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 4th पार्ट है एंड लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चों की डिमांड्स आ रही है, मैम 7, 8, 9 चैप्टर्स पढ़ा दीजिए जल्दी से। तो गाइस बस 5th और ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है एंड 6 चैप्टर भी कंप्लीट करने के बाद हम 7, 8, 9 आप चैप्टर्स आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आपको जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पढ़ते हैं क्या होता है। इंडस्ट्रीज गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स। इंडस्ट्रीज जो होती हैं इससे हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। बट दे ऑल्सो हार्म द इन्वायरमेंट इन वेरियस वेज। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमें बहुत सारे तरीके से हार्म भी करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो कौन किस किस चीज़ों से नुकसान पहुंचता है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है। फैक्ट्रीज पॉल्यूट द एयर बाय गिविंग आउट फ्यूम्स कंटेनिंग हार्मफुल गैसेज। फैक्ट्रीज जो होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो एयर को क्या कर देती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं, एयर में पॉल्यूशन फैला देती हैं। कैसे फैलाती हैं पॉल्यूशन, उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, उन फैक्ट्रीज में से बहुत सारी ऐसे फ्यूम्स निकलते हैं जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, जिनमें, ठीक है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं इन फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, और जो हमारे पॉल्यूशन एयर को पॉल्यूट करती हैं। सम ऑफ दीज गैसेज आर ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें से जो गैसेज निकलती हैं कुछ उनमें से ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। वाइल सम आर टॉक्सिक, जबकि कुछ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, पॉइजनस होती हैं, जहरीली गैस होती हैं। फैक्ट्रीज दैट बर्न फॉसिल फ्यूल्स गिव आउट लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो फैक्ट्रीज फॉसिल फ्यूल्स बर्न करती हैं वो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, दे ऑल्सो गिव आउट सूट। सूट होता है राख या फिर अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ फ्यूल आप बोलेंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज से क्या निकलता है, सूट निकलता है, जिससे हम सूट होते हैं आपके अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल बर्न होता है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे रह जाते हैं जो बर्न नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सूट। तो इस तरीके से एयर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज करती हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट हार्म होता है। और AQI लेवल जो होता है, जो आप देखते हैं ना कि एयर का लेवल इतना है, एयर इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ये सब यही तो होता है, एयर पॉल्यूशन है, यानी कि एयर पॉल्यूटेड है बहुत ज़्यादा। तो ये है पहला फैक्टर जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमें हार्म कर रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर पॉल्यूशन। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन्स मैनी हार्मफुल थिंग्स। फैक्ट्रीज में से बहुत सारा वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें बनती हैं, उनमें जो भी प्रोसेसिंग होती है, उनमें वेस्ट वाटर निकलता है। वो वेस्ट वाटर जो होता है फैक्ट्रीज़ का, उनमें बहुत सारी हार्मफुल थिंग्स होती हैं, लाइक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जहरीले केमिकल्स होते हैं, ग्रीस होती है, ऑयल होती है, ठीक है। दिस वाटर इज़ यूजुअली डिस्चार्ज्ड इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज़ एंड इट पॉल्यूट्स दी वाटर। और ये जो हार्मफुल वाटर होता है, हार्मफुल थिंग्स, ये जो वेस्ट वाटर होता है जिसमें हार्मफुल थिंग्स होती हैं, ये वाटर डिस्चार्ज करा जाता है नियर बाय वाटर बॉडीज़ में। यानी कि इन फैक्ट्रीज में जो ये वेस्ट वाटर के लिए पाइपलाइंस होती हैं, उनका कनेक्शन वो कहाँ जहाँ कर खुलती हैं, वो वाली वेस्ट लाइन्स आपकी आसपास की जो वाटर बॉडी होती है, कोई भी बड़ा तालाब या ओशियन वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें जाकर उसका कनेक्शन खुलता है, नालों में खुलता है, तो जिससे वाटर आपका पॉल्यूट होता है। व्हेन इट इज़ अलाउड टू सीप इनटू द ग्राउंड इट पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर। और मान लीजिए अगर उसका ग्राउंड में है उसकी पाइपलाइन, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में तो वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड में है उसकी पाइपलाइन तो वो ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है ना। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन मैनी इन फार्म्स में सीप थ्रू द सॉइल विद वाटर एंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर सोर्सेज एज वेल। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो फार्म्स में यूज़ करे जाते हैं वो भी सॉइल में जाते हैं पानी के साथ, और वो भी ग्राउंड वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये भी तो वाटर के साथ ही डाले जाते हैं, सॉइल में ही जाते हैं। सॉइल में वाटर हो गया, वाटर फिर वो नीचे धीरे धीरे ग्राउंड वाटर पे जाता है, ग्राउंड लेवल पे, तो वो ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। दी सब्सटेंसेज में ऑल्सो पॉल्यूट वाटर बॉडीज इफ दे आर कैरीड इनटू देम बाय वाटर फ्लोइंग अवे फ्रॉम फार्म्स। और ये सब्सटेंसेज जो होते हैं वो वाटर बॉडीज़ को भी पॉल्यूट करते हैं अगर उन वाटर बॉडीज़ को ले जाया जाता है, इफ़ दे आर कैरीड इनटू देम, यानी कि अगर वो सब्सटेंसेस उन वाटर बॉडीज़ में रहते हैं तो वो भी जो वाटर फार्म्स के पास से गुजरता है ना, वो भी पॉल्यूटेड
हो जाता है। तो वाटर पॉल्यूशन हो गया। फिर आता है आपका सॉइल पॉल्यूशन। व्हेन फैक्ट्री वेस्ट कंटेनिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज इज बरीड इन द ग्राउंड द सॉइल गेट्स पॉल्यूटेड। सॉइल पॉल्यूशन में क्या होता है, जब फैक्ट्री वेस्ट जो निकलता है वो और जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं उसे ग्राउंड में दबा दिया जाता है, बरीड कर दिया जाता है, जिससे सॉइल क्या हो जाती है आपकी पॉल्यूटेड हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑल्सो पॉल्यूट द सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स फार्मिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करे जाते हैं वो भी सॉइल को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। दी पॉल्यूटेंट्स एंटर दी क्रॉप्स ग्रोन ऑन दी सॉइल। और ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हो गए, जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स मतलब वो एजेंट जो पॉल्यूशन करते हैं, तो वो क्रॉप्स में जो क्रॉप उस सॉइल में ग्रो हो रही है उस सॉइल में क्या करते हैं, एंटर करते हैं एंड दे एंटर अवर बॉडीज व्हेन वी ईट द क्रॉप्स। ठीक है, वो पॉल्यूटेंट्स आपके क्रॉप्स में लग गए, सॉइल के थ्रू क्रॉप्स में भी तो लगे वो, और वही क्रॉप हम खाते हैं और वो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या एंटर कर जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन भी होता है इंडस्ट्रीज से। ठीक है, और इंडस्ट्रीज से नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। लॉन्ग एक्सपोजर टू लाउड नॉइज इज बैड फॉर अवर हेल्थ एंड ऑल्सो हार्म्स मैनी एनिमल्स। अगर बहुत तेज वाली जो आवाज़ होती है, जो अनप्लीजेंट होती है, हमें अच्छी नहीं लगती है, एकदम लाउड नॉइज़ जो होता है, अगर उसमें हम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज करते हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम वो लाउड नॉइज़ सुनते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है और वो बहुत सारे एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। द मशीन्स यूज्ड इन मैनी फैक्ट्रीज आर एक्सट्रीमली नॉइजी। आपको पता है इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इनमें बिग मशीन्स होती हैं, बहुत बड़ी और भारी मशीन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती हैं एंड दस हार्मफुल फॉर द पीपल एंड एनिमल्स लिविंग इन दी सराउंडिंग्स। और इसलिए वो मशीन्स इतनी एक्सट्रीमली नॉइज़ी होती हैं, इतनी ज़्यादा नॉइज़ी होती हैं, इतना ज़्यादा शोर करती हैं जब वो मशीन्स चलती हैं, जिससे जो लोग और जो जानवर आसपास रह रहे होते हैं ना उन्हें भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज से बहुत सारा इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन दिखाया हुआ है, फैक्ट्री में से फ्यूम्स निकल रहा है ना, ये धुआं जो निकल रहा है, तो ये एयर पॉल्यूशन हो गया। और इधर आपको दिखाया हुआ है वाटर बॉडी पॉल्यूटेड विद केमिकल वेस्ट। तो यहाँ पे इसमें केमिकल वेस्ट इंडस्ट्री का आ रहा होगा और ये देखो कितनी गंदी हो रही है वाटर बॉडी, है ना, एरिया। दीज आर कंसिडर्ड टू बी इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, और इन्हें हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो ये सभी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कॉजेज हो गए, किस वजह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन पर दिन आने वाले टाइम में भी और आज की डेट में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी हैं और अब भी धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ का ही सेटअप चलता जा रहा है, फैक्ट्रीज ही सेटअप हो रही हैं, तो उन्हें उनका जो पॉल्यूशन होता है उसे हम कैसे कंट्रोल करें वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मीजर्स मस्ट बी टेकन बाय द इंडस्ट्रीज एंड बाय गवर्नमेंट्स। इसके लिए बहुत सारे मीजर्स, बहुत सारे आपको मीजर्स लेने चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा भी लिए जाने चाहिए और गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए जाने चाहिए। सम ऑफ द मीजर्स दैट मे बी टेकन आर एज फॉलोज। आपको कुछ मीजर्स दिए हुए हैं जिससे आप इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्रीज़, स्पेशली द मोर पॉल्यूटिंग वंस। इंडस्ट्रीज़, और उन इंडस्ट्रीज़ में भी वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वो वाली इंडस्ट्रीज़ शुड नॉट बी सेटअप इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। उन वाली इंडस्ट्रीज़ को डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में सेटअप नहीं करना चाहिए। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ यानी जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। आइडियली दे शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर इन लोकेशंस फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज एंड वैल्यूएबल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम्स। तो और क्या बोल रहा है, आइडियली मीन्स आइडियल क्या है, उन्हें ग्रुप कर देना चाहिए टुगेदर इन लोकेशंस फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, यानी कि उन इंडस्ट्रीज़ का जो सेटअप होना चाहिए उनकी ग्रुपिंग करके उन लोकेशंस पर कर देना चाहिए जो रेजिडेंशियल एरियाज से दूर हों। ठीक है, रेजिडेंशियल एरियाज़ यानी जहाँ पर लोग रहते हैं और जहाँ पर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है, उन एरियाज से दूर किसी और लोकेशन में उन फैक्ट्रीज़ का सेटअप होना चाहिए। द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन वाइल अलॉटिंग लैंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए जब लैंड अलॉट किया जाता है, लैंड दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें इस पॉइंट को दिमाग में रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ना हो, उस जगह को अलॉट करना चाहिए इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड मीजर आप क्या ले सकते हैं, द पीपल लिविंग नियर एन इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी मेड अवेयर ऑफ द रिस्क दे फेस। अब इंडस्ट्रियल सेटअप हो गया और उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी
बताया जाना चाहिए कि यहाँ पर रहने से आपको क्या खतरा फेस करना पड़ सकता है। उन्हें ये अवेयर करवाना चाहिए कि ये इंडस्ट्रियल यूनिट है, यहाँ पर आपको ये परेशानी हो सकती है। दे शुड ऑल्सो बी टोल्ड व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू डेंजरस मटेरियल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट। और उन लोगों को भी ये ज़रूर बताना चाहिए, ये भी उन्हें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल यूनिट से अगर कोई डेंजरस मटेरियल एक्सीडेंटली एक्सपोज हो जाता है ना, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ऐसे ही इंडस्ट्री से मान लीजिए कोई भी हार्मफुल गैस या फिर हार्मफुल कुछ भी चीज़ एक्सपोज हो जाती है, कोई भी डेंजरस मटेरियल एक्सीडेंटली यानी कि अचानक से बाय मिस्टेक अगर रिलीज़ हो जाता है, तो ऐसे केस में उन्हें क्या करना चाहिए, उन लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज शुड नॉट होल्ड लार्ज स्टॉक्स ऑफ पॉल्यूटिंग एंड डेंजरस मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज़ को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने जो डेंजरस और पॉल्यूटिंग मटेरियल्स होते हैं ना, जो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं और जो ज़्यादा डेंजरस हैं, उसका लार्ज स्टॉक अपने पास नहीं रखना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर स्टोरिंग, हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सच मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स का इंडस्ट्रीज़ के पास प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि उस मटेरियल को कैसे स्टोर करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उसकी केयर करनी है और कैसे उसे डिस्पोज करना है। ठीक है, देयर शुड बी अ सिस्टम फॉर क्विकली डिटेक्टिंग लीकेजेस एंड अलर्टिंग द पीपल अराउंड। और एक ऐसा सिस्टम भी सेटअप करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, ताकि अगर कोई लीकेज हो रहा है तो वो पता पड़ जाए जल्दी से और आसपास के लोगों को अलर्ट भी किया जा सके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट लीकेज। लीकेज प्रिवेंट करने के लिए तो हाँ क्या करना चाहिए, हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस करनी चाहिए फैक्ट्रीज़ को। ठीक है, नहीं सॉरी, हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेस जो फैक्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस करी गई हैं उन्हें प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए ताकि लीकेज ना हो। हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेस को जो प्रोड्यूस हो गई हैं होती हैं फैक्ट्रीज के द्वारा, वो स्टोर करनी चाहिए प्रॉपरली। एंड दे शुड बी सुटेबली ट्रीटेड बिफोर दे आर फाइनली रिलीज्ड इनटू द एयर। और ये जो हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेज हैं उन्हें अच्छे से स्टोर करना चाहिए और एयर में रिलीज़ करने से पहले उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। मीन्स उसमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट अप्लाई करना चाहिए जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो। लिक्विड वेस्ट शुड ऑल्सो बी सुटेबली ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द एनवायरनमेंट। और मान लीजिए तो गैस की बात हो रही थी, अब अगर हम लिक्विड वेस्ट की बात करें तो उसे भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। द कंसर्न अथॉरिटीज शुड फ्रेम लॉज रिगार्डिंग दिस एंड एनफोर्स द लॉज स्ट्रिक्टली। और इससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें इसके रिगार्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ लॉज बनाने चाहिए और उन्हें स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, प्लांटिंग ट्रीज अराउंड फैक्ट्रीज हेल्प्स टू सम एक्सटेंट टू क्लीन द एयर ऑफ पॉल्यूटेंट्स। क्या बोल रहा है, अब अगर हम फैक्ट्रीज के आसपास प्लांट कर दें, ट्रीज लगा दें बहुत सारे, तो कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट मीन्स कुछ लिमिट तक एयर पॉल्यूटेंट्स क्लीन हम कर सकते हैं। ग्रोइंग वाटर हाइसेंथ इन वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो हेल्प्स एज दीज प्लांट एब्जॉर्ब सर्टेन पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। एक वो प्लांट होता है वाटर हाइसेंथ के नाम से, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री उन वाटर बॉडीज़ में वाटर हाइसेंथ वाला प्लांट ग्रो करना चाहिए। कौन सी वाटर बॉडीज़ में, जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये कुछ कुछ पॉल्यूटेंट्स को वाटर से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ट्रीटमेंट ही हो गया। तो ये वाला वाटर प्लांट जो है उन वाटर बॉडीज़ में ग्रो करना चाहिए। तो ये कुछ मीजर्स थे कैसे हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज, जिसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, सबसे पहले आता है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का कौन सा एक टाइप है, एग्रीकल्चर। अ डैश इज सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑन्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सेक्टर इंडस्ट्री के हमने टाइप्स पढ़े थे, तो कौन सी सेक्टर इंडस्ट्री ऐसी है जिसका जो ओनर होता है वो गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं, तो वो होती है आपकी जॉइंट सेक्टर कंपनी इंडस्ट्री। अमूल एंड सुधा डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश सेक्टर यूनिट्स। अमूल और सुधा डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं कौन सी सेक्टर यूनिट्स के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट्स के द्वारा। इंडस्ट्रीज दैट यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल्स आर डैश इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है, उन इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। जमशेदपुर, भिलाई, भद्रवती एंड सलेम आर साइट्स ऑफ लार्ज डैश फैक्ट्रीज। स्केल, जमशेदपुर, भिलाई, भद्रवती एंड सलेम, ये जो सारी साइट्स हैं ये लार्ज स्केल फैक्ट्रीज़ की साइट्स हैं, जहाँ पर लार्ज स्केल पे फैक्ट्रीज़ हैं। द डैश इंडस्ट्री प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसेस कार्स, कौन सी इंडस्ट्री है जो कार्स प्रोड्यूस करती है, उसे हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इन इंडिया द मेन सेंटर ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इज, इंडिया में आईटी इंडस्ट्री का मेन सेंटर कहाँ पर है आपका, बेंगलुरु में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिनिंग मिल्स प्रोड्यूस यार्न, स्पिनिंग मिल्स जो होती हैं यार्न प्रोड्यूस करती हैं, एंड वीविंग मिल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं आपका, कॉटन, पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर में। नेक्स्ट, टू ऑफ द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर डैश एंड डैश, दो लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं, ब्राज़ील और इंडिया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, लंबरिंग, कॉटन टेक्सटाइल, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है आपकी कॉटन टेक्सटाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉटेज इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कोल माइनिंग, हैंडलूम, शिप बिल्डिंग, ऑयल रिफाइनिंग, तो हैंडलूम आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है। विच ऑफ द फॉलो, कॉटेज इंडस्ट्री आपको बताया था, जो विलेज इंडस्ट्री यानी घर से जो इंडस्ट्री स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इनमें से कौन सा एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, टाटा स्टील लिमिटेड, सेल, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो सेल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है, द पेपर इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ, पेपर इंडस्ट्री किस चीज, कैसे टाइप की इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड है, मिनरल बेस्ड है, फॉरेस्ट बेस्ड है, मरीन बेस्ड है, तो फॉरेस्ट बेस्ड है। पेपर जो बनता है आपका लकड़ी से बनता है तो फॉरेस्ट है ना। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नॉट अ, ट्रीज से बनता है ना वो, इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या नहीं है, प्राइमरी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो बेसिक इंडस्ट्री तो बिल्कुल है, आयरन स्टील इंडस्ट्री तो आपकी बेसिक इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है आयरन स्टील इंडस्ट्री, तो आपकी ये प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल में तो मैन्युफैक्चर ही होता है। ये आपकी एग्रो बेस्ड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, कंज्यूमर के लिए बनती है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर है, इंडिया भी, ये तो बात सही है। कॉटन मिल्स मस्ट बी लोकेटेड इन कॉटन ग्रोइंग एरियाज, कॉटन टेक्सटाइल्स जो होती हैं, कॉटन मिल्स जो होती हैं उन्हें कॉटन ग्रोइंग एरियाज में सिचुएटेड हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आपका डी पॉइंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपके कुछ दो और है यहाँ पर, ये हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट ऑफ अ शिपयार्ड, इनमें से कौन सा है आपकी शिपयार्ड की साइट नहीं है, माझागांव, मानेसर, कोची, गार्डन रीच, तो मानेसर आपकी शिपयार्ड नहीं है ये। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करनी है। द फिशिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स कैचिंग, ब्रीडिंग एंड प्रोसेसिंग फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एटसेट्रा, इनकरेक्ट बतानी है कौन सी गलत है, यानी इसमें से तो फिशिंग इंडस्ट्री में यही होता है, कैचिंग, ब्रीडिंग, प्रोसेसिंग होती है फिश, प्रॉन, क्रैब्स की। इट डज नॉट इन्वॉल्व स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सेलिंग द कैच, इसमें आपका स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग और जो भी चीज़ हमने पकड़ी है उसकी सेलिंग नहीं होती है क्या, ये तो गलत है ना, होती है सेलिंग, तो होती है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन फिशिंग आर प्रैक्टिस, दोनों फ्रेश वाटर और मरीन फिशिंग करी जाती है, येस ट्रू, ये तो सही है हमारा। फिशिंग एंटरप्राइज में रेंज इन साइज फ्रॉम वन बोट टू अ लार्ज फ्लीट, और फिशिंग एंटरप्राइज जो है वो आपकी वन बोट से लार्ज फ्लीट में भी हो सकती है, येस ट्रू, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका पॉइंट बी। तो गाइज ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और एग्ज़ाम्स कब से हैं आपके, फाइनल एग्जाम्स या UT2 चल रहे हैं क्या है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।